चलिए बेटा, आज की क्लास को आरंभ करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है बेटा ऑडिट ऑफ क्लब्स। ओह सर, ये क्लब क्या होते हैं? मतलब हम अभी बिल्कुल बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं है क्लब्स होते क्या हैं। सर थोड़ा सा क्लब के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो आप। ये क्लब क्या होते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो जो क्लब्स होते हैं वो चैरिटेबल एसोसिएशन होते हैं, यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। और क्यों, ये चैरिटी नहीं दिख रही तुम्हें स्क्रीन पर? ये चैरिटी नहीं है? पार्टी सी दिख रही है सर। अच्छा, पार्टी है तो पार्टी दिख रही है। तो ये मतलब ना क्लब जो होते हैं ये प्रॉफिट मोटिव से तो बनते नहीं। चैरिटेबल तुम इसे बनाने नहीं दे रहे। तुम कह रहे हो सर ये चैरिटेबल एसोसिएशन नहीं होती, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते। तो ना तो तुमने इनको बिजनेस करने दिया, ना चैरिटी करने दिए, कर क्या रहे हैं? सर क्लब ये सिर्फ मेंबर्स के डांस लिए वाले थोड़ी ना होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब भी मजे होते कर। हैं और भी कई सारी चीज काफी सारे क्लब्स होते हैं। हाँ, छवि कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया, कानों में अमृत सा पड़ रहा है, बोल बेटा। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आपने डांस पार्टी वाले क्लब्स दिखाए हैं, मतलब क्लब्स तो काफी टाइप के होते हैं, जैसे मोस्टली स्पोर्ट्स क्लब होते हैं तो उनमें मेंबरशिप फीस होती है, तो सर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकते हैं। ठीक है, ये बात एनजीओस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लब जरूरी नहीं है चैरिटेबल एसोसिएशन हो, बट वो चैरिटेबल एसोसिएशन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सही। लेकिन एक बात तो बड़ी तय है, क्लब में ना सारा का सारा फंडा जो होता है वो मेंबरशिप का होता है। मेंबरशिप का फंडा होता है यहाँ पे सारा। यानी कि क्लब के अंदर ना मेंबर जरूर मिलेंगे आपको, और क्लब को उनके मेंबर्स जो होते हैं वो बनाते हैं। क्लब के फाउंडर मेंबर्स चाहे चेंज हो जाएं, क्लब के अंदर बाद में मेंबर्स चेंज हो जाएं, ठीक है, नए मेंबर्स आ जाएं, पुराने वाले ना रहे, बट ना क्लब मेंबर्स के बिना नहीं चल सकता। इस बात से एग्री करते हो क्या? यस यस सर। यस सर। क्लब जो होते हैं उसके लिए मेंबर्स बड़े जरूरी है। ठीक है, दोनों टाइप के क्लब हो सकते हैं, चैरिटेबल पर्पज के भी हो सकते हैं और मौज मस्ती वाले भी हो सकते हैं, जिनको चैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। एक चीज इनमें बड़ी कॉमन मिलेगी, ये जो क्लब्स होते हैं ना, ये किसका भला चाहते हैं? भला तो करते हैं, ये किसका भला करते हैं? मेंबर्स का। हाँ, इन्हीं के बंदों मेंबर्स। ये ना सारी दुनिया का ठेका नहीं लेते, ये ठेका लेते हैं अपने मेंबर्स का, उनके लिए काम करते हैं, अपने मेंबर्स का भला, अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं, मेंबर्स के लिए जान देते हैं। ये क्लब मेंबर्स को जान देते हैं, एक्चुअली में मेंबर्स को रिक्रिएट करते हैं, मौज मस्ती करवाते हैं, एंटरटेनमेंट करवाते हैं। ठीक है, जैसे हिसार में एक क्लब है ना, वो एमजी क्लब, नाम सुना है एमजी क्लब? यस सर। यस सर। एमजी क्लब में नॉन मेंबर भी जाते हैं और मेंबर भी जाते हैं। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, एमजी क्लब में आपा जाते हैं, आपा मेंबर थोड़ी है, आपा तो नॉन मेंबर है। एक मेंबर भी जाते हैं क्लब के, किसको खाना फ्री मिले? मेंबर्स। मेंबर हाँ, को। लेकिन फ्री का मतलब ये तो नहीं ना कि मेंबर अपनी पूरी पलटन को लेके पहुंच जाए, जो भी आए बुआ मामा मौसी चाची सबको लेके चला जाए। तो लिमिट होनी चाहिए कि कितने बार आपको फूडिंग फ्री मिलेगी महीने में। ठीक है, कितने बार आप स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हो, कितने सिनेमा हॉल के टिकट फ्री मिलेंगे मेंबर्स को। लिमिट होनी चाहिए या लिमिटलेस होना चाहिए, क्या लगता लिमिट होनी चाहिए। है? होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखो डिपेंड करता है उस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि कोई भी अच्छे लेवल का क्लब होगा ना, तो वहां पे मेंबर्स को फ्री सर्विसेज मिलेगी, कंसेशनल सर्विसेज मिलेगी, फूडिंग हो सकता है उनको फ्री मिले, हो सकता है उनको गेम्स फ्री खेलने को मिले, उनको बहुत सारी और चीजें फ्री में मिले, पूल मिले, लग्जरीज उनको फ्री में मिले, बट मैं कहूंगा लिमिट जरूर पाएगी हर जगह। ठीक है, अदरवाइज तो मेंबर्स में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो लिमिट होनी बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूं, तो मेरे को इस बात का तो अच्छे से पता है कि मैं जा सकता हूँ, सुमन मैम जा सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं जा सकता हूँ, मेरे सिस्टर जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ या मम्मी जा सकते
सकते हैं, मैं जा सकता हूँ या पापा जा सकते हैं। मतलब ये नहीं 6 जने चले गए, लिमिट होती है कि एक मेंबर के साथ एक और आ सकता है। ठीक है, कई जगह तो ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि आपकी वाइफ या आपका स्पाउस ही आना चाहिए। ठीक है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, यानी कि आपका स्पाउस ही आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। तो आपको क्लब की ऑडिट करने से पहले क्या जरूर 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 पढ़ लेना चाहिए, क्या जरूर? पॉलिसी, टर्म, क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन, क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्लब है क्या? सबसे पहली बात, क्लब का रजिस्ट्रेशन एज ए पार्टनरशिप फॉर्म हो रखा है? नहीं सर, ये तो प्रॉफिट पर्पज के लिए हो जाएगा। अच्छा, क्लब का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के तौर पे हो रखा है? सर ये तो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हो जाएगा। हाँ, तो क्लब ट्रस्ट सेक्शन 8 या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? सबसे पहले तो क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो। क्लब जो है वो नॉर्मली अगर वो चैरिटेबल पर्पज में नहीं आते ना, तो फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आते हैं। सर ये क्या होते हैं? ये एक ऐसी संस्था है जो ना तो पार्टनरशिप फर्म है, ना कंपनी है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसी संस्था जो काम तो कर रही है लेकिन कोई भी रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आती, उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। सर हमने पहली बार सुना है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ना तो वहां पर ये बार बार पढ़ोगे आप। वहां पर हम 7 कैटेगरीज में एसएससी को बांट देंगे, 7 कैटेगरीज में एसएससी को बांट देंगे। एचयूएफ हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, कंपनी, फर्म, ऐसे ही वहां पे एक कैटेगरी इनकी भी बनेगी। इनके ऊपर अलग सिस्टम होगा टैक्सेशन का, कंपनी से अलग, पार्टनरशिप फर्म से अलग। तो सबसे पहले क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन चेक कीजिए। क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेक कीजिए कि ये क्या लीगल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है मेंबरशिप, मेंबरशिप पॉलिसी क्या बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी कौन है, यहाँ कौन यहाँ की सारी मैनेजमेंट संभालते हैं, डायरेक्टर्स या ट्रस्टी कौन है यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पे काम कर रही है। हु इज द चेयरपर्सन और द प्रेसिडेंट, हु इज द सेक्रेटरी, हु इज द कैशियर और द ट्रेजरर, ये पता लगाइए। क्लब्स जो होते हैं उनकी और फीचर मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली क्लब सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर में गो। कंप्लीट कीजिए लाइन को। But the Club company will will go on but the forever. club give forever. बट द क्लब विल गो फॉरएवर। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर चेंज होते जाएंगे। कोई मेंबर इस साल मेंबर था, अगले साल उसने मेंबरशिप नहीं ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लब मेंबर्स की डेथ से क्लब खत्म भी नहीं होता। नॉर्मल क्लब जो होता है वो परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करता है। नॉर्मली जो क्लब होता है उसके अंदर जो मेन मोटिव होता है वो होता है म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का भला, आम जनता का भला नहीं, सिर्फ अपने मेंबर्स का भला। 25 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में वे हर महीने इकट्ठे करके पैसे पार्टी करते हैं। 25 लोगों ने ग्रुप बनाया, अपनों ने बना लिया 25 लोगों ने, और अपन महीने की कॉन्ट्री करके फिर पार्टी करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। क्या ये चैरिटेबल एसोसिएशन है? No, sir. नो सर। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो क्लब है, ठीक है, नॉर्मली ये चैरिटेबल एसोसिएशन में नहीं आते बट कभी कभी आ भी सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है या नहीं है। ठीक है, और उसके लिए आप क्लब वालों से डॉक्यूमेंट मांगो। क्लब वाले कह रहे जी हम इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर, दिखाओ। नॉर्मली इनको इनकम टैक्स से छूट नहीं मिलती, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और नॉर्मली मैं आपको बता दूं जो क्लब्स होते हैं, खास तौर पे जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो मस्ती वाला दिया हुआ है। ठीक है,
जो आपको ऑडिट यहाँ पे समझाई हुई है वो इस टाइप की समझाई हुई है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स वाला क्लब दिखाया हुआ है, सोसाइटियल बेनिफिट वाला नहीं दिखाया। बट मैं फिर भी कहूंगा कि देयर इज ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं भारत विकास परिषद में हूं, तो भारत विकास परिषद के अंदर हम क्या करते हैं, हम साल के 3,000 या 5,000 रुपए की कॉन्ट्री करते हैं। मेंबर हो गए मान लो हमारे 200, अगर 5,000 रुपए की कॉन्ट्री है तो 200 मेंबर के हिसाब से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो। उसमें क्या होते हैं, हम कुछ सोशल फंक्शन भी करते हैं और कुछ इंजॉयमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो जो हम मेंबरशिप फीस इसमें जमा कराते हैं ना, उस पे हमें इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती, यानी कि जो हमने सब्सक्रिप्शन जमा कराया उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। डोनेशन पर छूट नॉर्मली नहीं मिलती, मैं कह रहा हूं डोनेशन पर भी छूट हमें नॉर्मली नहीं मिलती। और भारत विकास परिषद नेशनल लेवल की संस्था है और ये बीजेपी के बहुत ज्यादा करीब है, तो भी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर मेंबर्स क्या सब्सक्रिप्शन हो चाहे डोनेशन हो, कुछ भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं है। यानी कि इनकम टैक्स वालों से इनके पास कोई एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, कोई भी जो एक लाइसेंस होता है इनकम टैक्स से मिलता है कि आपके जो मेंबर है या डोनेशन जो आपको दे रहा है उनको आप 80G, इनकम टैक्स में एक धारा होती है 80G, उसका सर्टिफिकेट दे दो, जिससे कि वो अपनी ITR के टाइम इनकम टैक्स में रिबेट क्लेम कर सके, एग्जम्पशन क्लेम कर सके, डिडक्शन क्लेम कर सके। तो मैं कह रहा हूं भारत विकास परिषद जैसी बड़ी संस्था को भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भारत विकास परिषद प्योरली समाज सेवा कर रही है, मेंबर सेवा प्लस समाज सेवा कर रही है। मेंबर सेवा प्लस मेंबर सेवा दोनों प्लस सर। अब पता क्या चलेगा कि कितनी समाज सेवा और कितनी मेंबर्स की सेवा है, ठीक है। कितनी आपस में उड़ा लिए तुमने, ठीक है, कितने तुमने आपस में जाम छलका लिए, कितने तुमने आपस में 500 रुपया खाना खा लिया इकट्ठे होके, ये कोई इनकम टैक्स से छूट थोड़ी मिलेगी ऐसे, ठीक है। ये तो तुम फिर सारी पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट दिलवा दोगे, ठीक। ऐसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, ये भी समाज सेवा करते हैं, बट फिर वही प्रॉब्लम कि अपने मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं, तो इनकम टैक्स वाले इनको भी छूट नहीं देते। तो नॉर्मली ये चैरिटेबल एसोसिएशन नहीं होते, ये याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। गुड। तो नॉर्मली ये चैरिटेबल एसोसिएशन नहीं होते, प्रॉफिट मोटिव इनका नॉर्मली नहीं होता, बट चैरिटेबल एसोसिएशन भी ये मेंबर्स से पैसे इकट्ठे करके मेंबर पे उड़ा देते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स से कोई छूट नहीं मिलेगी इस टाइप की एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्टर्स में वेलफेयर एसोसिएशन होती है, ये वेलफेयर एसोसिएशन क्या करती है, ये पैसे इकट्ठे करके लोहड़ी बनवा देती है, ये तीज बनवा देती है सेक्टर की एसोसिएशन, ये सेक्टर के चारों तरफ गेट लगवा देती है। ये सेक्टर की एसोसिएशन क्या करती है, सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रख देती है। क्या ये जो सेक्टर की वेलफेयर एसोसिएशन है ये चैरिटेबल एसोसिएशन में जाएगी? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स बेनिफिट एंड द सोशल सर्विस। आप सोशल सर्विस कब करते हो? जब आप अपने मेंबर्स के भले की बजाय फिलांथ्रोपी करो, ठीक है। अगर आप अपने मेंबर से पैसे इकट्ठे करके उन्हीं पे उड़ेल रहे हो पैसा, ये कोई समाज सेवा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और मिक्स करोगे तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट से, सेक्शन 11-12 होते हैं इनकम टैक्स में छूट के, वो नहीं मिलेंगे आपको अगर आप मिक्स एक्टिविटीज करोगे। तो क्लब्स को नॉर्मली इनकम टैक्स से छूट नहीं होती। हॉस्पिटल में मैंने एक पॉइंट करवाया था कि इनकम टैक्स का रिफंड चेक करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल को नॉर्मली हमने चैरिटेबल माना था। यहाँ पर इनकम टैक्स का रिफंड मिलेगा जो आपका TDS कटा हुआ है या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। ठीक है, लेकिन मिल सकता है अगर आप चैरिटेबल एसोसिएशन हो तो, लेकिन उसके चांस क्या है? 5%। और आपके AOP या BOI होने के चांस क्या है? 95%। तो मैं आगे जितना भी पढ़ाऊंगा वो क्या सोच के पढ़ाऊंगा कि क्लब ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है या AOP है? AOP। ठीक है, अब मैं क्लब की ऑडिट को आरंभ करता हूं। पहला पॉइंट मेरा हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेंगे। दूसरा, क्लब के पास मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन। मेंबर सब्सक्रिप्शन।
मेंबर सब्सक्रिप्शन मनी। ये मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन मनी आता है, ये इनकम चीफ सोर्स ऑफ इनकम, इसी से सारे खर्चे करने हैं इनको मेन। और ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, इसको हमें अच्छे से चेक करना है। सर कैसे चेक करेंगे हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को? रसीद बुक से, रिसिप्ट बुक से, फिर एंट्री कैश बुक में भी तो डली होगी। कैश बुक में डे वाइज एंट्री डलती है। रिसिप्ट बुक में जिस दिन की रसीद कटी हुई है, कैश बुक में एंट्री उसके 2-2 महीने बाद की होनी चाहिए या लगभग उन्हीं दिनों में होनी चाहिए? उन्हीं दिनों में लगभग उन्हीं दिनों में। उन्हीं दिनों में होनी चाहिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि कैश बुक के अंदर एंट्री डेली बेस पे करो। चलो आप लेट हो भी गए तो विद इन 7 डे आपको एंट्री कर देनी चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे रिसिप्ट बुक की एंट्रीज को कैश बुक से, देखेंगे डेट क्या है, यहाँ पर डेट क्या है, यहाँ पर अमाउंट क्या है, यहाँ पर अमाउंट क्या है। ये क्रॉस टैली करना है आप, चाहे सारे एंट्री ना करो, लेकिन आपको यहाँ पर काफी अच्छा टाइम लगाना है। ये काम आप अपने आर्टिकल से भी करवा सकते हो, थोड़ा काम ये खुद भी कर सकते हो। इसके अलावा मेंबर्स का रजिस्टर होता है। मेंबर के रजिस्टर में सभी मेंबर के नाम लिखे होते हैं, किससे कितना अमाउंट ड्यू था पिछले साल के एंड तक, यानी इस साल की शुरुआत में कितना ओपनिंग ड्यू था, कितना ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस था। ये सारा मेंबर्स के रजिस्टर में होता है। ऐसे ही उस मेंबर से पूरे साल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अभी भी रिसीव होना बाकी रह गया, और कितना उसने अगले साल का भी एडवांस में दे दिया। ये सारा आपको मिल जाएगा मेंबर्स के रजिस्टर से। तो रिसिप्ट बुक की काउंटर फॉयल कैश बुक से टैली करें, एंट्री मैच होनी चाहिए। और मेंबर्स के रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा कि जितनी टोटल रिसिप्ट यहां से निकाल लीजिए, टोटल रिसिप्ट जो आई है यहां से, इंडिविजुअल एंट्रीज का टोटल कर लीजिए। रिसिप्ट बुक में जो एंट्रीज है, मान लीजिए 3-3 हजार की 100 रिसिप्ट कटी हुई है, तो कितना अमाउंट आ जाना चाहिए? 3 लाख। 3-3 हजार की 1000 रिसिप्ट कटी है तो 30 लाख रुपए आ जाना चाहिए। अब आप चेक कीजिए मेंबर्स के रजिस्टर के कॉलम में टोटल कितना आ रहा है। हर एक मेंबर का अलग अलग दिखाया हुआ होगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कैश बुक में तो एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम लिखा था मेंबर का, या फिर टू सब्सक्रिप्शन? टू सब्सक्रिप्शन। कैश बुक में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन किया होगा, इंडिविजुअल मेंबर का नाम तो था नहीं। बट रिसिप्ट में तो इंडिविजुअल मेंबर का नाम होगा, मेंबर्स के रजिस्टर में तो इंडिविजुअल मेंबर का नाम होगा, और वहां पर इंडिविजुअल मेंबर के नाम के आगे लिख भी रखा है कि इस तारीख को पैसा आया। तीनों क्रॉस टैली करो, और यही सबसे मेन काम है, सबसे मुख्य काम यही है। तीनों क्रॉस टैली करो, रिसिप्ट बुक को, रिसिप्ट बुक में जो इंडिविजुअल एंट्रीज है, कैश बुक में जो इंडिविजुअल एंट्री है, और मेंबर्स के रजिस्टर में जो इंडिविजुअल एंट्री है, और फिर मेंबर्स के रजिस्टर में जो सभी मेंबर्स के कॉलम बने हुए हैं, कॉलम का टोटल करके देखो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। उसके बाद एडजस्टमेंट्स। नरेश क्या हालचाल है? बढ़िया है सर। जीरा है क्या तू? जब भी बोल रहा हूँ सर। ठीक है। देखो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आती है। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में प्लस करेंगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और माइनस करेंगे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, माइनस करेंगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये पॉइंट हर जगह कॉमन ही है, ऐसा हमने हॉस्पिटल में भी किया। और प्लस करेंगे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है इस साल का बट इस साल रिसीव नहीं हुआ, वो ऐड कर देंगे हम, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? एसेट साइड। एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में पड़ा था, तो अगर इस साल ये हमें रिसीव हो भी जाता है तो भी हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का नहीं है। अगर पिछले साल का कोई अमाउंट रिसीवेबल था और इस साल रिसीव हो गया, पिछले साल का कोई अमाउंट रिसीवेबल था और इस साल रिसीव हो गया, तो वो इस साल की इनकम है, पिछले साल की इनकम है? पिछले साल पिछले साल की। तो इस साल में जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर देंगे इस, ये तो पिछले साल का रिसीव होना था, पिछले साल इनकम मान चुके हम इसको। अच्छा, इस साल हमें अगले साल का एडवांस में मिला है, इस साल हमें अगले साल का एडवांस में मिला है, क्या इसे इस साल की इनकम मानूं? नो सर। नो सर। तो इसको माइनस कर देंगे। पता ही है यार तुम्हें ये सब, ठीक है? अब मैं आगे बढ़, टाइम पास नहीं करता। तो आपने एक तो चेक कर दिया क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मनी, एक उसमें जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स थी वो। इरिकवरेबल मेंबर्स ड्यूज, ये हर मेंबर का पूरा पूरा सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे मेंबर है एक नरेश, उसका रिकॉर्ड रखेंगे सेपरेट पूरा, आस्था का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे ये, स्वीटी का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे ये, शालिनी का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं ये। अब शो हो रहा है कि नरेश का सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा, 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 और अभी भी नरेश को मेंबरशिप बेनिफिट दिए जा रहे। बताइए एज एन ऑडिटर आप क्या करें? कंपनी से क्वेश्चन, क्लब से क्वेश्चन पुट करेंगे सर कि अभी भी क्यों दे रही है। हाँ, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है, ठीक है? ये कोई तुमने तो धर्मादा का काम शुरू कर दिया, ठीक है? ये कोई वो थोड़ी कि भिखारियों को बिठा के खिलाना है। हाँ, नहीं दे रहा तो इसको क्यों क्लब के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? कह रहे आएंगे, कहते बड़ी मोटी पार्टी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, दे देगा, दे देगा। कितने साल से नहीं आ रहा पैसा? 5 साल से, और अभी भी हर साल इनकम क्लेम कर लेते हैं। अब बोलो, गारंटी थोड़ी है सर। कह रहे हैं बहुत मोटी पार्टी है जी, कहीं नहीं जाता इसका पैसा, बहुत पैसा है इसके पास। फिर अब तक तो दे दिया होता। कहते दे देगा जी, आप इसको ज्यादा वो मत करो, मतलब ज्यादा इतना ही आप गहराई से ऑडिट ना करो। मैं कहा अभी तो हम पार्टी शुरू करी है हमने, अभी तो अभी और देखते हैं। आस्था का सब्सक्रिप्शन आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। एक साल देती है, एक साल फ्री में मजे करती है। क्या आपको ध्यान दिलाना चाहिए क्लब के मेंबर्स को? यस सर। स्वीटी हर साल देती है, शालिनी डबल डबल देती है, उससे ना 2-2 लोग लेने चले जाते हैं, ठीक है? सेक्रेटरी भी मयंक है वो लेने चला जाता है, और जो प्रेसिडेंट निखिल है वो भी मांगने चला जाता है, और ये बेचारी भोली सी है ना, डबल डबल देती है। क्या इन सारी इरेगुलरिटीज को ऑडिटर को उजागर करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? यस सर। यस सर। अरे ये हो क्या रहा है? क्या करते हो तुम? तुम्हारा अकाउंटेंट, तुम्हारा सेक्रेटरी, तुम्हारा प्रेसिडेंट, गालियां सुनोगे मेरे से, क्या करते हैं वे? ऐसी अकाउंटिंग होती है, ऐसे मेंबर्स को मैनेज किया जाता है, ऐसे सब्सक्रिप्शन मैनेज होता है, ठीक है? दमकाओ उनको, लिखो अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये मेंबर्स किसी से डबल ले लेते हैं पैसे, किसी से कुछ। ये हमारे जो हिसार ब्रांच है ना, सीए इंस्टीट्यूट वाली, ये भी पहले ऐसे ही करती थी, किसी से ना फीस लेती नहीं थी, उसको फ्री में सेमिनार एंजॉय करने देती थी। किसी से जो फीस है वो पूरी ले लेती थी, किसी से आधी ले लेती थी। फिर 1-2 बार नए नए मेंबर आए ना, उन्होंने भाई बवाल मचा दिया जब सेमिनार चल रहा था, उसी दौरान बोले कि तुमने तो मन मर्जी कर रखी है। ये बड़े बड़े जो सीए हैं पुराने पुराने, ये मेंबरशिप नहीं भरते, और यंग मेंबर्स ने उनके नाम ले दिए जो उन्हीं के ऑफिस में आर्टिकल्स थे। बोले हमें क्या पता नहीं, हमने यहीं से आर्टिकलशिप की है। कितनी बेइज्जती हुई होगी ना हिसार ब्रांच की जब ये सब सेमिनार में हो रहा था।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप मैनेज्ड वे में चले या मिसमैनेज्ड वे में चले। मैनेज ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट क्लब की ऑडिट में पहला हो गया क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन मनी को क्रॉस टैली करना है आपको विद रिसिप्ट बुक, कैश बुक एंड मेंबर्स रजिस्टर। और अगर इन्होंने सब क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है हर मेंबर का अलग से भी इन्होंने कोई अकाउंट खोला हुआ है। वैसे तो देखो अकाउंटिंग में खुलेगा नहीं, अकाउंटिंग में क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि एंट्री बनेगी कैश टू सब्सक्रिप्शन, इसलिए अलग से लेजर अकाउंट खुल नहीं पाएगा। लेकिन आप ना कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट नाम से खोल लेते हैं, यानी कि आप ना मेन बुक के अंदर ऐसा खोलते हैं या रफ बुक में खोल लेते हैं? रफ बुक में। रफ बुक में खोल लेते हैं। तो रफ बुक में जो ये इनके पास अकाउंट होते हैं ना उसको सब्सिडरी लेजर बोलते हैं। सब्सिडरी लेजर का मतलब ये ना आपकी मेन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होते, बट ये आपकी मेन अकाउंटिंग में हेल्प कर देते हैं। तो सब्सिडरी लेजर से भी आपका क्रॉस टैली कर सकते हैं। सब्सिडरी लेजर बोल लो या कंट्रोल अकाउंट बोल लो, उससे भी आपका क्रॉस टैली कर सकते हैं। एडजस्टमेंट चेक करनी है, इरिकवरेबल मेंबर्स ड्यू पर क्या एक्शन लिए, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की मिनट्स ले लो जिसमें इरिकवरेबल मेंबर ड्यूज पे क्या एक्शन लेने की सिफारिश की गई। फॉलो अप चेक करो कि इन्होंने फॉलो अप किया क्या इरिकवरेबल मेंबर ड्यूज को। और जो इन्होंने ईयर एंड की बैलेंस शीट में दिखा रखा है ना रिसीवेबल और 5-5 साल से आ नहीं रहे, पड़े रहने दो या उड़वा दो? उड़वा दो सर। उड़वा दो। चलो जी। उसके बाद क्लब को नॉर्मली डोनेशन नहीं मिलता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डोनेशन नॉर्मली नहीं मिलता बट मेंबर्स में डोनेट। नॉर्मली क्लब्स को डोनेशन मिलता नहीं है बट मेंबर्स में डोनेट, लेकिन फिर भी इस पर ना तो कोई इनकम टैक्स की छूट मिलेगी ना कुछ हो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है आपको, ये आपके मॉड्यूल में एक पॉइंट दे रखा है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये वैसे तो मैंने ऊपर ही कवर करवा दिया था। अगर डोनेशन आती है तो उसको आपको चेक करना है कि उसकी रसीद वगैरह दी गई, किसने कलेक्ट किया, जिसने कलेक्ट किया वो ऑथोराइज था या नहीं था, और जिसने कलेक्ट किया उसने टाइमली उसको बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है वेरियस कॉलम्स के टोटल की। कौन से कॉलम? मेंबर्स रजिस्टर के कॉलम, किसमें कोई गड़बड़ ना हो। वैसे कोई इतना मेन पॉइंट नहीं। उसके बाद बेटा जो क्लब होते हैं उनके अंदर आपको चेक करना है पिलफ्रेज। पिलफ्रेज आपने किया था ना होटल में? चोरी। हाँ, चोरी, यस सर। चोरियां बहुत होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फ्री का सामान बिकता है। तो कैमराज लगे हो, सुपरवाइजर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, प्रॉपर सारा सिस्टम होना चाहिए इनका। फिर इनका अगला मेन पॉइंट आता है एंट्रेंस फीस, जो आपके मॉड्यूल में पहला पॉइंट दिया। एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो होती है, पहले तो ये चेक करो कि रेवेन्यू जाएगी या कैपिटल जाएगी। उसके लिए हम क्लब की पॉलिसी देखेंगे। जो भी ये पॉलिसी फॉलो करे हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? एनीवन? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी साल कुछ करते हो किसी साल कुछ करते हो। दूसरा चेक करो कि एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है। एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है, और ये वन टाइम लेते हैं या हर साल लेते हैं? नॉर्मली एंट्रेंस फीस वन टाइम लेनी चाहिए, हर साल लेनी चाहिए? वन टाइम। वन टाइम। लेकिन ये भारत है, यहाँ पे ना क्लब अपने रूल्स में लिख देते हैं जी हम तो हर साल लेंगे। जैसे स्कूल वाले हर साल एडमिशन फीस ले लेते हैं ना कई स्कूल यस सर। ऐसे। ठीक है, सही बात है तो आपको चेक करना है। और एंट्रेंस फीस को फिर आपको टैली करना है किसके साथ? एक तो कैश बुक के साथ, एक इनको रसीदें दी होगी, रिसिप्ट जो है उनकी काउंटर फॉइल्स के साथ, एक जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें अगर कोई नए मेंबर आए हैं,
अगर ये सिर्फ नए मेंबर से ही लेते हैं तो नए मेंबर की डिटेल चेक कर लो कि नए मेंबर कितने जुड़े, और अगर ये सारों से ही लेते हैं तो फिर सारे मेंबर्स की डिटेल भी मेंबर्स रजिस्टर में मिलेगी। और आपको एक और चीज चेक करनी है कि अब जैसे हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, इनमें अगर कोई मेंबरशिप लेता है ना, इतनी जल्दी मिलती नहीं है। पहले आपको मैनेजमेंट कमेटी या फिर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की एक कोर कमेटी होती है, उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आपको ना मिनट्स भी चेक करनी है, मिनट्स। अच्छा सर, आप जितनी भी मीटिंग करते हो सबकी मिनट होती है? बिल्कुल, मैं मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, जितनी भी हमारी मीटिंग होती है हर एक की मिनट्स बनती है, और वो मिनट्स जो होती है वो ऑडिटर को अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मिनट्स को चेक करो, मीटिंग में क्या डिसीजन हुए, किसने डिसीजन लिया, नए मेंबर कितने अलाउड होंगे, मेंबर जितने अलाउड थे उतने ही जोड़े ना, फालतू तो नहीं जोड़ दिए, ठीक है। कितनी फीस लेनी थी, कितनी ली, ठीक है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना रिसीवेबल है, रेवेन्यू कितना करना है, कैपिटल कितना करना है, ये सब आपको चेक। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले पॉइंट पे दौड़ते हैं हम। एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है मार्जिन, एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है फूड स्टफ सेल्स, एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है परचेज ऑफ फूड स्टफ, और एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन चारों पॉइंट को जरा ध्यान से देख। क्लब की इनकम का एक बड़ा सोर्स फूड स्टफ की सेल्स और अदर फैसिलिटीज भी होती है। अदर फैसिलिटी जैसे कि ये खेलने के इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल भी है इनके पास। परचेज ऑफ फूड स्टफ एंड अदर फैसिलिटीज, परचेज को वाउच करना है। वाउच किसके साथ करना है? बिल्स के साथ। दूसरा, अप्रूवल चेक करनी है कि जितना भी परचेज हुआ है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूवल के बिना कोई भी परचेज ना हुई हो। जो सेल्स हैं वो मेंबर से चार्ज अगर करनी है तो मेंबर से कितना चार्ज करना है, और अगर नॉन मेंबर भी अलाउड है, जैसे मोस्टली क्लब में नॉन मेंबर भी अलाउड होते ही हैं, उनका चार्ज अलग होता है, तो उनसे चार्ज कितना करना है, मेंबर्स को डिस्काउंट जो देना है वो कितना देना है, उसकी एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, और उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। फ्री कूपन्स कितने हैं, उसकी लिमिट जो है उसके तहत ही सब कुछ आपको चेक करना है, ये सारा का सारा। मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कई बार ये ना बिल कच्चे पक्के बना देते हैं, फर्जी बिल फाड़ देते हैं सेल्स के, परचेज के नकली बिल, ओवर बिलिंग, ठीक है, अंडर बिलिंग कर देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये ईयर बाय ईयर सेम रहना चाहिए। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉर्मली चेंज नहीं होता, और अगर एबनॉर्मल चेंज है इसमें तो ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा। आपको मार्जिन चेक करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ईयर बाय ईयर ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। अगर पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 3 था, इस साल 3.1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 3% था और इस बार 40% हो गया, तो बड़ा बिल सारे हैं, सेल्स के भी पूरे बिल है, परचेज के भी पूरे बिल है, तो ये अपने आप ही दिखा रहा है कि भारी गड़बड़ हुई, नकली बिल, फर्जी बिल फाड़े गए। इससे आपको शक हो जाएगा और उसके बाद आप कार्रवाई करते। बढ़िया, अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो कि बिल नकली है। क्यों नकली है? बोले साफ साफ दिख रहा है, अंधे थोड़ी हम, ये 3% से मार्जिन 40% पे कैसे पहुंच गए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन, वही कॉमन पॉइंट जो हर जगह हम करते आए हैं, इन्वेंट्री तो हर जगह लिखते हो आप। और फिर चेक करना, टैली करना कि जो स्टॉक रजिस्टर में दिखाया गया है और जो स्टॉक एक्चुअली में है उनमें गैप क्यों है, और गैप है तो उसको फाइंड आउट कैसे किया गया, गैप के रीजन क्या थे, और गैप को फ्यूचर में रिपीट ना हो उसके लिए क्या इन्होंने स्टेप्स उठाए।
और यहाँ पर क्या पॉइंट बन सकते हैं, हॉल बुकिंग भी करते हैं ये बिल्कुल होटल वाले से उठा लीजिएगा पॉइंट। हॉल बुकिंग की रिसिट किसने ऑथोराइज किया? क्या जिम खाना क्लब में शादियां होती है? बिल्कुल होती है सर। एमजी क्लब में होती है? बिल्कुल होती है बेटा। तो चेक करना है हॉल बुकिंग की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर, और ये हम होटल में अच्छा सा कर चुके। इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती है इनके पास। इन्वेस्टमेंट्स कैसे? इनके पास पैसा ना आइडल पड़ा रहता है, तो उसको पड़ा रहने दे या उसको इन्वेस्ट कर दें? इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। है ना। इक्विटी में कितना करना है, डेट में कितना करना है, एफडी में कितना करना है। इक्विटी में जो करना है वो लिस्टेड में कितना कर सकते हैं, अनलिस्टेड में कितना कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की फिर अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। AS 13 कहता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उनको तो आपको शो करना चाहिए जिस रेट पे आपने खरीदा, कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हो, उनको कॉस्ट पे शो करना होता है। तो अकाउंटिंग चेक कीजिए। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आनी है वो चेक कीजिए, इनकम सही से आ रही है क्या, इनकम एक्रू कितनी हुई, रिसीव कितनी हुई, उसकी एडजस्टमेंट। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसने अपनी पावर का मिसयूज ना किया हो, सेक्रेटरी मैनेजमेंट ने अपनी पावर्स का अब्यूज ना किया हो, पर्सनल एक्सपेंस क्लब में चार्ज ना किए हो, म्यूचुअल असिस्टेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, ये सब आपको चेक करना है। तो ये क्लब की ऑडिट के मेन पॉइंट्स थे आपके। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए।